दोस्त के शंकर सोम में, और आज हम हैं दिल्ली के साउथ दिल्ली के कानपुर पर रहते हैं जनाब मुमताज़ सादिक साहब। और हम हैं आज मुमताज़ सादिक साहब के घर पे, और अचानक हम लोग आ गए हैं। कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई सूचना नहीं दी है, और देखते हैं अचानक उनके चेहरे पे क्या भाव आते हैं, कितना वो आश्चर्यचकित कितना होते हैं वे। तो हम बेल बजा देते हैं और देखते हैं कि अब कौन आता है। तो हम कर रहे हैं इंतजार। नमस्कार। कैसे अचानक कैसे हैं? बहुत अच्छे मैं अकेला नहीं आया हूँ। बड़ी खुशी हुई है। मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं बहुत सारे दोस्तों को लेकर के आया हूँ जो इस समय जुड़े हुए हैं। नमस्कार, और कैसे हैं आप लोग? हम एकदम से चौंकाएंगे आदरणीय मुमताज़ सादिक साहब को, तो उनको चौंकाने के लिए आए हैं। आइए आइए, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आइए। जी जी जी, बड़ी खुशी हो रही है। ये बिना बताए आना हमारा आइस स्पाइस का खेल है। और जी नमस्कार जी, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज हमने सोचा कि बिना किसी सूचना के धन्यवाद आपसे मिला जाए, धन्यवाद बहुत और आपके चेहरे पे जो एक आश्चर्य का भाव है उसको देखा जाए। धन्यवाद। तो बहुत सारे साथी मेरे साथ अभी हैं जो कि इस समय वीडियो को देख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुमताज़ सादिक साहब हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, अनेक विधाओं में लिखते हैं, अनेक विषयों पर लिखते हैं, चाहे कहानी हो, चाहे लघु कथा हो, या और साहित्य की विधा। मेरे हिसाब से बहुत सारी किताबें आपकी आ चुकी हैं अनेक विधाओं पर, बहुत सारे साझा संकलों में आपने संपादन किया हुआ है। और इन सब से अलग एक और उनकी भूमिका है जिस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहले हम दिखा देते हैं मुमताज़ सादिक साहब के विषय में थोड़ा सा। जी जी, अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस समय हूँ जनाब मुमताज़ सादिक साहब के घर पर, और बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी सूचना के हम लोग आ गए हैं। तो पहले हम क्षमा चाहेंगे सर से कि बिना किसी सूचना के हम लोग आए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा की कोई बात नहीं है, ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब कोई अपना मिलता है और वो अचानक मिलता है तो और ज़्यादा खुशी बढ़ जाती है। इसलिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और जो है आप आए। आपकी सहृदयता के लिए आपका जी जी जी, आपका धन्यवाद, आपकी सहृदयता के लिए। तो दोस्तों, हम कुछ साहित्य के क्षेत्र में जो सर के योगदान है, सर ने जो काम किया है, उसके विषय में कुछ बातचीत करेंगे। तो सर, पहला सवाल तो यही है कि आज तो आपने अनेक पुस्तकों को लिखा है, बहुत सारी किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, पर जब शुरुआती दौर था तो ऐसी क्या घटना रही, ऐसा क्या रहा जो कविता की ओर आपका रुझान हुआ? ये रुझान मुझे बचपन से ही शुरू हो गया था। और वो जो प्रेरणा मिली, जो हमारे बड़े भाई थे, जी तो वो भी, उनका भी बचपना ही था उस वक्त। जी, तो वो कुंडलियाँ लिखते थे, अच्छा और वो जो उनकी स्कूल की मैगजीन होती थी, हाई स्कूल की जो है, जी तो उसमें छपते थे। जी, अच्छा, हमें भी बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त जो है किसी गांव देहात के बच्चे की और कॉलेज की, इंटर कॉलेज की मैगजीन में नाम छपना, जी तो बहुत अच्छा लगता था। फिर जो सन 62 और 65 की जो लड़ाई हुई, जी ये हुए थे चीन और पाकिस्तान से, जी, तो उसमें उन्होंने लोकगीत लिखे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, जो रागनी होती है नहीं, जी तो उस टाइप की जो है, स्वेटर मफलर भेज रही भाई, शादी से मत, सर्दी से मत घबराना, जब तक चीन फतेह ना होती, मेरी चले सलाई रोजाना, इस तरह की जो है बहन अपने भाई को लिख रही है। तो इस तरह के थे। तो मुझे भी वो शुरुआत वो हो गई, थोड़ी सी रुचि बढ़ी इसमें।
और मैंने भी जो है थोड़ा लिखना शुरू किया ऐसी जो शुरुआती दौर में, तो मैं भी कुंडलियाँ लिखता था। फिर हाई स्कूल में आते आते जो है मेरी भी मैगज़ीन में छपी, जी तो फिर ऐसी रुचि बढ़ गई कि वो इंटर की में, फर्स्ट ईयर की में जो है सारी जो है बराबर हर उसमें छपती थी, तो उसी से रुचि जो है शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत हो गई। जो पहली रचना आपने लिखी, क्या वो कविता थी या कोई गद्य था? वो तो बचपन की थी, वैसे बहुत पुरानी वो है। जी वो भी जब चीन की वो लिख रहे थे, भाई लिख रहे थे जो है, तो मैंने भी एक विधा होती थी बहरे तबील, जी जो नौटंकी वो है ना, हमारी पहले सांग से पहले नौटंकी चलती थी, जी। तो उसमें जो है बहरे तबील में ही गाई जाती थी वो। अच्छा। हाँ हाँ, तो वो ही उसी में मैंने जो है लिखी थी उसको कि दिखा दो ए जौहर जवानों उसे बढ़ के, हिम्मत जो आगे बढ़ा है इधर, जो आता है गीदड़ बता दो उसे, हमें शेरे बबर के भी शेरे बबर, वाह। मादरे हिंद देखी बुरे ख्याल से, बता दो उसे पूरा जेरो जबर, अगली पिछली बता दो सभी कुछ उसे, और बना दो हिमालय पे पूरा हसर। वाह। ये लिखी थी मैंने। क्या? तो उन्होंने, भाई ने जो है, जो हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई तू भी ठीक लिख लेता है, लिखा कर। तो फिर मुझे रुचि बढ़ गई, मैं भी लिखता रहा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जनाब मुमताज़ सादिक साहब ने सिर्फ लिखा नहीं है, उन्होंने अलग लिखा है। बहुत सारे अलग अनुभवों को लेकर के आए हैं, बहुत सारे कुछ लीक से हटकर बातों का चयन किया है। उनकी पुस्तकें माँ कहती थी अपने आप में एक अलग संकलन है। माँ जो बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी, उन कहानियों का संकलन है। उनकी पुस्तक जो है एक हाल ही में प्रकाशित हुई थी, नवरात्र, दुर्गा आयुर्वेद और स्वास्थ्य। एकदम अलग किताब है, बिल्कुल अलग। अब ये अलग कैसे है, हम सादिक साहब से जानेंगे। तो सर इस किताब में क्या अलग है? इसमें अलग एक्चुअली ये है कि मैंने इसको, जो ये हमारी आस्था है नहीं, जी ये मैंने इसे विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। जी। और ये एक्चुअली है भी जो है विज्ञान से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो नवरात्र व्रत रखे जाते हैं हमारी भारतीय समाज में या परंपरा में जो है, तो वो 2 बार होते हैं जी। दोनों ही बार जो है मौसम का परिवर्तन होता है। उस वक्त हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से होता है, तो उस वक्त व्रत रखना। फिर उसके अलावा जो है, जो अगर इसका गहन अध्ययन किया जाए, शास्त्रों किया जाए, तो मार्कंडे ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो है दुर्गा आयुर्वेद बताया है। तो मुझे वहाँ से प्रकाशित वो मुझे प्रेरणा मिली, और मैं जो है फिर मैंने इसको वैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण दिया मैंने जो है। तो इसमें हर उसमें जो है एक वो है वनौषधि है, जिसका इस्तेमाल करने की भी जो है संस्तुति की गई है। तो मैंने उसी का जो है इसका एक वैज्ञानिक रूप लिया है, ये इसका आधार यही माना हुआ है। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से अनेक किताबें हैं, अगर हम बताने लगे दोस्तों तो हर किताब के बारे में एक अलग बात है। पथरीले पथ के आसपास, इसमें बोध कविताओं का संकलन है। क्या बताएंगे इस विषय में? ये पथरीले पथ के आसपास जो है, ये मैंने जो इसका आधार माना है, चरैवेति एक महावाक्य है, ऐतरेय ब्राह्मण, जो ब्राह्मण दर्शन है उनका एक ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, तो उसको आधार मान करके जो है मैंने लिखा है। और इसमें जो है ये कविताएं सब उसी आधार पे हैं कि जो हमें हर उसमें जो है ये बताती हैं कि भाई हमें हर उसमें गतिमान रहना चाहिए। तो क्या सुनाई जा सकती है कविता इसकी? हाँ बिल्कुल, जरूर सुनाइए जी। तो इसकी जो पहली कविता है, मैं उसी को जो है सुनाना चाहूँगा आपको जो है जी। देखिए इसमें है कि तुमने जीवन को बार बार जांचा होगा, परखा होगा जी, बढ़ते बढ़ते जीवन पथ पर सोचा होगा क्या होगा जी, खुशियाँ इतनी आई होंगी ना उन्हें सह पाए होंगे, जीवन है बिल्कुल सारहीन, ऐसे भी क्षण आए होंगे जब इच्छाओं का राजमहल बनता होगा, ढहता होगा, तुम सब कुछ हो लेकिन क्या हो ये अंतर्मन कहता होगा। क्या बात। कुछ खुशियाँ रुला गई होंगी, कुछ दुख ने हंसा दिया होगा, अपनों से नफरत की होगी, गैरों से प्यार किया होगा, इंसान यही सब पाता है, इंसान यही सब खोता है, ये सुख और दुख का महासमर
ये मन, सब मन के कारण होता है। मन की तो अपनी आदत है, ये कभी स्थिर रह पाएगा, कभी सूरज चांद दिखाएगा, कभी धरती पे ले आएगा। क्या बात, क्या बात। केवल मन की चंचलता है जी। जो व्याकुल करती रहती है, इस जीवन पथ पर बिना रुके चलते रहने को कहती है, चलते रहने को कहती है। तो इसी तरह की जो कविताएं हैं, इनमें लास्ट में चलते रहने का मतलब गतिवान रहने का जो है मैंने संदेश दिया है ये किताब। बहुत बढ़िया। तो चलते रहने को कहती है। और दोस्तों, चलते चलते हम बात करेंगे और भी अनेक विषयों पर। जो मुमताज़ सादिक साहब का जो किताब संसार है, जो कृति संसार है, वो बहुत विस्तृत है। उस पर अगर हम बात करने लगे तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की बन जाएगी। तो हम अलग से सेशन ऐसे भी रखेंगे जो हम एक वीडियो में एक किताब पर बात करें, वो अपने आप में एक सारगर्भित बात होगी। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल ये है कि आपने बहुत सारा अपना जो समय साहित्य की सेवा में दिया है, बहुत कुछ लिखा भी है। इसी प्रकार से आजकल जो नए साहित्यकार हैं, नए लेखक हैं, नए कवि हैं, वो साहित्य के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे साथियों के को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, जो भी कविता हो वो माहौल को एक जोड़ने का काम करे। मतलब इस तरह का हो, प्रेम में हो, और वो जो है सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको उजागर करने वाली हो। और बाकी तो ये है कि जो नए लोग हैं जो शुरुआत करते हैं तो उनका ये ना देखा जाए, जो समीक्षा करने वाले लोग हैं कि भाई उनकी कमियां ही निकालें। उनमें अगर कोई भी खूबी है तो उनको प्रोत्साहित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और जो है लिखने से जब आदमी करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, तो जब प्रयास किया जाता है तो वो अच्छे लेवल पे भी पहुंच सकता है। पता नहीं किसको कौन ईश्वर जो है कहाँ पहुंचा दे। तो इसलिए जो है लिखते रहना चाहिए और सकारात्मक सोच का लिखा होना चाहिए, उसमें जो है सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और यही मेरा जो है संदेश है। बिल्कुल, सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि शुरुआत में मैंने ज़िक्र किया था कि मुमताज़ सादिक साहब का एक पहलू तो ये है कि वो एक साहित्यकार हैं, एक भूमिका और है उनकी। और वो भूमिका क्या है? मैंने कहा था कि आगे बताएंगे। तो वो भूमिका ये है कि मुमताज़ सादिक साहब जो हैं, वो पर्यावरण संरक्षक के रूप में पिछले अनेक वर्षों से बहुत सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी छत पर एक गार्डन बनाया हुआ है और उसको टेरेस गार्डन कहते हैं। तो टेरेस गार्डन के बारे में अब हम बात नहीं करेंगे, सीधा चल के देखेंगे। तो अगर हमारे दोस्तों को आप गार्डन दिखाएं तो आनंद आ जाएगा। तो आइए दोस्तों। जी जी। अच्छा, ये रहते हैं। अच्छा। मायशा टेरिस गार्डन, और यहाँ लिखा है पर्यावरण आयुर्वेद कला व साहित्य का संगम। और ये पर्यावरण आयुर्वेद कला व साहित्य का संगम कैसे है वो भी हम पूछेंगे सर से थोड़ी देर के बाद। आइए। तार बचा दे। प्रदूषण रावण बना, जीना किया हराम, फिर पेड़ों के रूप में हुए अवतरित राम। और इन 2 पंक्तियों में सारी ही बात कह दी गई है। दीप मन के जले दूर तम हो गया, रूप सत्यम शिवम सुंदरम हो गया, पत्थरों से मिले प्यार के देवता, विश्व सारा ही अपना कुटुंब हो गया, वे अमर हो गए प्रेम में जो जिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी के लिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी के लिए। तो ज़िंदगी को परिभाषित कर दिया गया है, वो भी चंद पंक्तियों में। जहाँ पर एक बात को समझाने के लिए पूरा उपन्यास लिखा जाता है, वहाँ पर चंद पंक्तियों में बात को बता दिया गया है। और अब हम जनाब मुमताज़ सादिक साहब से बात करते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं पूरा गार्डन। तो सर दिखाइए गार्डन।
भारतीय मूल का पौधा है। जी जी जी, और पास से दिखाइए। ये करीब जो है 37 साल पुराना है। क्या बात, क्या बात। और ये भी 35 साल पुराना है। ये फाइकस इलेप्टिका लिपस्टिका नाम है इसका। जी और ये भी जो है वो है इसको भी पिलकन कहते हैं, इसको जो है पाकड़ या पिलकन बोला जाता है। जी, ये भी करीब ऐसा ही जो है 32-33 साल पुराना है। क्या बात। तो ये जो कौन सा ये है पुराना, ये है फाइकस फेस्टुला। जी ये जो प्लांट है ये फाइकस फेस्टुला का प्लांट है। जी इसे देखेंगे, देखो ये मैंने इस तरह का डेवलप करने की कोशिश की है जैसे कोई उजड़ ग्राम होता है नहीं, जी कोई टीला होता है और उसके ऊपर जो है पेड़ों के नीचे पेड़ उगाते हैं, जी, तो उसको मैंने छोटा रूप देने का प्रयास किया इसमें। बहुत ये भी फाइकस पांडे का वो है ये पौधा। जी ये भी बोनसाई डेवलप कर, ये नीम का पौधा डेवलप कर रहा हूँ। जी और ये हैं, ये सब जो है ये सारे जो है ऑक्सीजन निकालने वाले प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। ये फाइकस के जितने भी प्लांट हैं वो सब इनकी, क्योंकि इनके अंदर जो है ना एरियल रूट्स होती हैं, जी। ये सब जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट हैं। इसके बाद ये फोकल पॉइंट है। जी और ये ऊपर कोलियस की अलग अलग प्रजातियां हैं। जी ये भी हरी कोलियस की है। और बाकी ये बर्ड में मैंने जो है स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। नीचे भी ये है, जी। ये मनी प्लांट की प्रजाति है, छोटे उसमें जो है बिल्कुल छोटे प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत बढ़िया जी, ये बहुत bird खूबसूरत, है छोटी सी। बहुत खूबसूरत। तो ये बोटल्स को जो है मैंने इस तरह बहुत करके अच्छा, बहुत खूबसूरत। इसमें ये प्लांट लगाया। अब इसको देख करके जी। बहुत लोगों ने इबरत हासिल की है। क्या हर बात। गांव देहातों में जो देख जाते हैं और नहीं, ये तो वो ऊपर से ये पानी देंगे तो पानी हाँ ऊपर से यहाँ पानी तक देते जाएगा, हैं। नीचे तक और ये जाएगा। जो है ये ट्यूबरोज है जिसे रजनीगंधा कहते हैं नहीं। क्या बात। और ये लिली है, वाइट लिली, देखो कितना प्यारा खूब ऐसे ही खिलेगा पूरे उसमें। वो स्पाइडर प्लांट का मैंने जो है टावर बनाई है। जी जी जी, बहुत अच्छा। और ये इसमें जो है विंग का ये हर प्लांट है, वैसे सुंदर भी बहुत लगता है। ये सदाबहार कहते हैं जिसको। अभी ये खिलेंगे इसके कुछ दिन बाद। जी ये मैंने इस बोतल में ही लगाया है और इतना भर जाएगा ये जी, पूरा जो है फूलों से भरी हुई बहुत लगी। अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए ये भी बहुत पुराना, ये मुझे लगता है 6-7 साल पुराना है ये। जी जी, ये जो है ये छोटी सी बोतल में लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत। ये जेड प्लांट है। ये भी जो है नासा की रिकमेंडेशन में ये है कि जी, इससे भी जो है ऑक्सीजन देता है ये अच्छा, और वायु को शुद्ध करता है ये। बहुत अच्छा। जेडी प्लांट में मैंने जी, जेड प्लांट के अरे लिए 2 वाह। पीकॉक बनाए हैं। क्या बात, क्या बात। ये पिकॉक की आकृति है, पीकॉक दो मोर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। या गुलेबांस कहते हैं इसको। और ये वो है हाइबिस्कस है ये दूसरा। जी जी, बहुत अच्छा। बाकी ये बोगनविलिया के पौधे हैं। ये सब वो हैं आपको। ये फाइकस पांडा के बोनसाई बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी जी, खूबसूरत है। अच्छा, ये जी। सबसे ज़्यादा रेडिएशन को समाप्त करने वाले पौधे हैं ये। इनका ये क्या नाम है? स्नेक प्लांट है स्नेक इनको। प्लांट। सेंसीबेरिया या सेंसीबेरा स्नेक प्लांट इनको बोला जाता है। और ये जो है ना सेंसीबेरिया सिलेंड्रिका। सही बात है, जब हम प्रकृति की गोद में होते हैं तो अवसाद हमारा रहता नहीं है, क्योंकि फिर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है बिल्कुल प्रकृति की गोद में जा कर के। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सादिक साहब से कुछ बातचीत करते हैं। तो बहुत ही परिश्रम का काम है सर ये, बहुत ही इसके लिए खाली रहता हूँ, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, कुछ ना कुछ करता रहता इतना आसान नहीं है। हूँ। और देखिए ये छोटे प्लांट ये उस टाइप के मैंने डेवलप किए हैं जी, कि इनको आप टेबल टॉप पर रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, किचन में, बाथरूम में। बताइए। ये बोगनविलिया है, डिफरेंट वैरायटी जो है। बस इसका ये है कि ये जी। सदाबहार पौधा होता है, ये हर वक्त खिलता है क्या बात। और इतना हार्डी पौधा है जी, कि आप इसको पानी ज़्यादा दे दो, कम दे दो, अच्छा, हाँ गर्मी हो सर्दी हो, क्या बात है। वे ज़्यादातर पौधे मैंने उसी टाइप के लगाए हैं जो स्ट्रगल करके हर सर्दी गर्मी बरसात में अपने क्या को बढ़ाते रहे। क्या प्राण वायु वन औषधि कंद मूल फल फूल, पेड़ों के एहसान को सादिक कभी न भूल, पेड़ों के एहसान को सादिक कभी न भूल। तो साथियों, मैं इस समय बैठा हूँ जनाब मुमताज़ सादिक साहब के साथ और हम हैं उनके इस गार्डन में। एक एक चीज़ हमने आपको दिखाई है यहाँ पर,
एक बहुत खूबसूरत, एक नायाब जो एक प्रकृति की जो छटा है यहाँ पर, ये देखते ही बनती है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मुमताज़ सादिक साहब को अब से पहले केवल एक साहित्यकार के रूप में जानते थे, एक कवि के, एक लेखक के रूप में जानते थे, पर वो पर्यावरण के संरक्षक के रूप में जो इनकी भूमिका है, ये बहुत से लोगों के लिए नई होगी। तो अब हम आपको मिलवा रहे हैं मुमताज़ सादिक साहब से। हालांकि पहले भी हमने उनसे बात की थी, वो बात की थी एक साहित्यकार के रूप में, अब हम बात उनसे कर रहे हैं पर्यावरण के एक संरक्षक के रूप में। तो सर, एक बार दोबारा से आपका स्वागत है। थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, एक से भले दो, दो से भले तीन, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है एजाज सादिक जी ने। एजाज सादिक जी जो कि योगाचार्य भी हैं और व्यवसायी भी हैं, और तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग करते भी हैं, सिखाते भी हैं, ध्यान भी करते हैं और सिखाते भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आदरणीय जनाब मुमताज़ सादिक साहब के सुपुत्र हैं। तो हम बात कर रहे थे मुमताज़ सादिक साहब से। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत विस्तृत, एक बहुत संपन्न गार्डन हम देख पा रहे हैं। कभी शुरुआत की होगी पहले पौधे से, तो ये मन में रुचि जागृत कैसे हुई? कब आपको लगा कि ये करना चाहिए? ये देखो, प्लांटेशन की तो हम गांव के रहने वाले थे, जी गांव में जन्म हमारा हुआ था और एग्रीकल्चर से ही हम लोग पढ़े। जी तो रुचि तो बचपन से ही थी। जो हमारी मदर थी वो आंगन में, जो घर गाँवों में घर होते थे, कच्चे आंगन होते थे, तो उनमें जो है यही धनिया, ये इस तरह की लहसुन ये उगाती थी, तो हमें भी अच्छा लगता था बहुत। तो वहीं से जो है रुचि हुई। क्या बात। फिर जब हम जूनियर क्लासेस में आए जी। तो युवक मंगल दल का प्रोग्राम चलता था बागवानी का, अच्छा। हाँ, किचन गार्डनिंग का, तो वो फ्री पौध देते थे। जी तो हमने गांव में, अपने जो गांव के बराबर में जो ज़मीन है या रहट होती थी उस टाइम, तो रहट के पास जो जगह होती थी उसमें हमने जो है वो किचन गार्डनिंग का एक ग्रुप बना के 6-7 जो उस टाइम हमारे साथी थे पढ़ने वाले, तो उसमें किए। उसमें बहुत अच्छा लगा, सब्जी भी हो जाती थी। जी तो वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा, फिर एग्रीकल्चर से ही पढ़े हम, तो प्लांटेशन का वो रहा। फिर पर्यावरण से थोड़े जुड़े। अच्छा, विज्ञान प्रगति मंगाते थे, जी तो उसमें ये सारी इनकी जानकारी होती थी, बोनसाई वगैरह। अब तो बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, सन 65 के आसपास बहुत कम था बोनसाई के बारे में जब जानकारी थी। जी। हालांकि मुझे पूरा शिल्प उसका बोनसाई की जानकारी नहीं है, लेकिन वो मैं विज्ञान प्रगति से जो है मैंने, मुझे रुचि बढ़ी है उसकी। जी तो इस तरह जो है डेवलप हुआ। फिर सर्विस में जो है, अच्छा, जहाँ हमारे जो कैंपस होते थे उनमें काफ़ी बड़े बड़े मकान होते थे, उनमें बहुत जगह होती थी, तो बहुत प्लांटेशन जो है रहता था, सब तरह के जो है। इन ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है शायद 20% पौधे होंगे जी जो बहुत नायाब और बहुत महंगे पौधे जी हम रखते थे। अब ये खाली मैंने वो पौधे रखे हैं जो हर मौसम में क्या बात। अपने को सरवाइव कर सकते सरवाइव कर सकें। हैं। जी ज़्यादातर वो पौधे हैं इनमें। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, उसमें जो है। तो इस तरह रुचि हुई। फिर रिटायरमेंट के बाद आ गए और ये जो है रुचि बढ़ी। और जब उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, जो एजाज साहब हैं, इन्होंने जो है बहुत कुछ कराया, ये क्या जो बात। सब बहुत ये कर दिया, इससे जो है सारी जो कुछ जी इसकी जो है सुंदरता बढ़ गई। और इन पौधों को जो है ज़्यादा लगाने में जो है, क्योंकि जगह कम है, जो जितने पौधे हैं उनसे अधिक जगह मतलब चाहिए, तो इनको जो है फिर वो तो पार्टीशन में बना करके इनको बहुत स्टेप वाइज बनाया। इस तरह जो है रुचि इसकी जो है बढ़ी। बहुत बढ़िया बात। और क्योंकि जब हम एक संकल्प लेते हैं और संकल्प को करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा श्रम, बहुत सारा समय और बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। धन तो फिर भी आदमी लगा देता है, लेकिन श्रम, एक उसको मैनेज करना, क्योंकि एक नवजात शिशु को जिस तरह से हम पोषण करते हैं, उसी तरह से ये सब नवजात शिशु के समान ही आपने इनका पालन पोषण किया। तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हैं? वो मैनेज किया, ये तो सबके परिवार का पूरा सहयोग होता है, जी जी सभी तरह से जो है। मतलब अब मुझ पे कोई विशेष ऐसी जिम्मेदारी कुछ नहीं है कि मुझे कहीं जाना पड़े या मेरा कोई ऐसा काम हो। अब मैं जब भी समय होता है जी तो अब मैं इसी में लग जाता हूँ। थोड़ा बहुत दिखने का वो है,
तो लिखने का तो दिन में, लेकिन सुबह शाम जो है ये कंटिन्यूस समझ लो आप। जी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ये तो ज़रूरी है, इनमें पानी देना और ये सारी चीज़ें हैं। तब इनका बहुत सहयोग रहा सभी लोगों का जो है। जी बहुत बढ़िया जी। और क्योंकि आप एक अच्छे साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, तो जाहिर सी बात है जब पर्यावरण के संरक्षण में आप ये इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ प्रेरणा मिली होगी लेखन में। बहुत प्रेरणा मिली है यहाँ से जो है। कितनी एक्चुअली जो हमारा जो भारतीय जितना भी साहित्य है जी और जितने भी शास्त्र और ग्रंथ हैं, जी वो वनों में और जंगलों में और इन्हीं में लिखे गए हैं। जी तो ऋषियों ने जितने भी इनकी रचना की हैं, तो मुझे लगता था कि भाई इससे जो है बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा, मस्तिष्क पूरा जो है फ्रेश होता है, हाँ तो उस पर मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है। और बहुत कविताएं मैंने बहुत लिखी हैं। और माँ कहती थी में भी जो है इनसे पौधों से प्रेरित कविता है। जी और अंतर्मन से भी जो किताब है उसमें भी है। कोई एक कविता अगर आप सुना दें तो आनंद आ अंतर्मन जाए। से की सुना रहा हूँ मैं। जी जैसे मतलब मुझे प्रेरणा मिली है कि ये पत्ते गिरते हैं हमारे इसमें जो है, जी और पत्ते गिरने के बाद जो है ये ज़्यादातर हम जो है पत्ते वाली खाद बनाते हैं। जी और फिर मैं देखता हूँ कि वही उनको न्यूट्रिएंट्स दे के वो पोषण देते हैं। जी फिर वो उसकी पौधे को, दूसरे पौधे को उसमें जो है उसे विकास करते हैं, उसका डेवलप करते हैं। उसमें पौधे, फल फूल पौधे सब आते हैं उसमें। तो विचार ये आया काफ़ी पहले जो है, ये भी काफ़ी पहले का विचार है ये, जी कि मृत्यु से समाप्त नहीं होता मेरा अस्तित्व, क्या बात मेरे ही अंश हैं ये जीवांश, वायुमंडल की गैसें है। वाह और भूमि के पोषक तत्व। परिवर्तन मेरी प्रकृति है और नियति है मेरी टूटना, बिखरना और बिखर कर फैल जाना समूचे ब्रह्मांड में। क्या बढ़िया बात। मैं खंड खंड में जुड़ता टूटता अखंड परमाणु पिंड हूँ। ऐसा परमाणु पिंड जो सृष्टि के आदि से है, अंत तक रहता है। और मेरा मानव मन कालांतर में बदलते अपने ही रूप को कभी जीव कहता है, कभी निर्जीव कहता है। तो ये जो जीव या निर्जीव हैं, ये सब हमारे ही रूप है। तो इस तरह की जो है ये प्रेरणा मिली। और भी बहुत सी कविताएं वो हैं, पेड़ों की और परिंदों की, ये धरती कितनी सुंदर है, जी सबको जीवन देने वाली वायु का वेग निरंतर है। तो जैसा ही हमने एंट्री की तो वहाँ लिखा था मायशा टेरिस गार्डन। तो ये मायशा टेरिस गार्डन जो आपने नाम रखा है, एक्चुअली हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा है। अच्छा तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा कि बच्चों का, छोटे बच्चे का कि नाम, और ये सब भी अब छोटे बेटी बच्चे है हैं। वो बेटी की बेटी है एक्चुअली, तो मैंने उनको नामकरण किया उसका। बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि ये सब भी बच्चे हैं जिनको आप खाद पानी दे करके पाल पोस रहे हैं। ये भी एक तरह से नवजात शिशु हैं। बहुत सुंदर विचार। और अगला सवाल था कि ये पर्यावरण, साहित्य और कला का संगम जो आपने लिखा है, तो उसका जवाब तो हमें मिल गया जब हमने देखा कि जगह जगह पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, तो साहित्य भी यहाँ पर है। और जब हमने देखा कि मोर की कलाकृति बना रखी है आपने और अनेक कलाकृति है, तो वो कला भी है और पर्यावरण तो है ही। तो उस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी मैं देख करके ही समझ गया, तो वो जवाब तो मिल गया। धन्यवाद। तो अब अंत में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अब जो हमारे मित्र देख रहे हैं हमें, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? तो उनके मैसेज तो मैं तो चाहूँगा, और बल्कि इससे प्रेरणा लेके कई हमारे जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, बच्चे हैं, उन्होंने डेवलप भी किया है गाँवों में जो है, अपने मतलब घरों में जितना भी वो कर सकते हैं सीमित साधनों में, बहुत कई लोगों ने किया। तो उससे खुशी होती है कि भाई देख के इससे जो है प्रेरणा ले रहा है आदमी। और पौधों से ज़रूर जुड़ना चाहिए। पौधों से देखो डिप्रेशन भी ख़त्म होता है। पौधों से जो है आँखों के लिए भी बहुत स्वस्थ लाभ होता है। जो है मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने परिवार से प्रेम करें, अपने वातावरण से प्रेम करें, अपने पड़ोस से प्रेम करें, अपने संबंधियों से प्रेम करें और पौधों से प्रेम करें। जब आप किसी भी चीज़ को प्रेम से देखेंगे तो उसकी आपको खूबियाँ नज़र आएंगी, और अगर आप नफ़रत से देखेंगे तो उसकी कमियाँ नज़र आएंगी। तो इसलिए अगर हमें दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो हमें प्रेम से जीना चाहिए। ये संदेश है मेरा। तो साथियों,
प्रेम का संदेश हमें दे रहे हैं जनाब मुमताज़ सादिक जी। और वो प्रेम जो एक बीज से बढ़ कर के धीरे धीरे विस्तृत होता गया और धीरे धीरे एक टेरेस गार्डन में तब्दील हो गया। और वो बता रहे थे कि उस टेरेस गार्डन की रूपरेखा में बहुत बड़ा सहयोग जिनका रहा है वे हैं एजाज़ सादिक साहब। वे मेरे दाईं ओर बैठे हैं और एजाज़ सादिक साहब का भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, तो उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपके क्या विचार है इस विषय में? हमारा योगदान तो उतना नहीं है जितना पापा कह रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत काफ़ी है। वो सुबह उठ के यहाँ आ जाते हैं, बच्चों से ज़्यादा वो पर्यावरण और अपने प्लांट्स जो उन्होंने लगाए हुए हैं, ये तकरीबन 30-40 साल के करीब हो गए हैं उनको, जो उन्होंने पौधों को अपना संभाल के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह कम से कम 2-2.5 घंटा, शाम को 2-2.5 घंटा उन्हीं के साथ उनका समय रहता है। एक एक पत्ती को चुन के निकालते हैं, कौन सी ख़राब हो गई है, किसका क्या इलाज करना है, कौन से पौधे हमारे किस काम आ रहे हैं। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे वो पौधे मिल जाते हैं कि जिसको हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में जिनसे कुछ इलाज करते हैं। चूँकि मैं योगाचार्य हूँ और वो भी मुझे पापा से ही मिला है जब हम छोटे थे, तो उनके पास कुछ योगा की किताबें थी, कुछ ओशो की थी, जिससे अध्यात्म में हमारी रुचि बनी। तो यहाँ इतना बड़ा सहयोग है कि इतने सारे पौधे हैं जिनसे हम कुछ दवाइयाँ और जिनको यूज़ कर पाते हैं डायरेक्टली, और काफ़ी इलाज लोगों का हो जाता है। जबकि आप बाहर से अगर कोई भी आयुर्वेद की दवाई लेते हैं तो उसमें कुछ कंटामिनेशन और ये पता नहीं होता कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो वो सारा तो पापा का ही मेहनत है जो वो लोग कर रहे हैं, हम तो खैर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, संदेश भी देना चाहूँगा कि लोग मतलब भले ही थोड़ा करें, लेकिन पौधों में रुचि लें और अपने घरों में प्लांटेशन ज़रूर लगाएं। जैसे हमारा पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल होगा, आपकी सेहत पे भी रहेगा, और साथ में हो सके तो योगा और नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ें। ये संदेश है। बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमने बात की थी गार्डनिंग के बारे में, और जैसा कि मैंने बताया कि एजाज़ सादिक साहब जो योगाचार्य भी हैं, वे मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो अगला सेशन जो हमारा होगा वो इसी पे चर्चा करेंगे, योगा के बारे में और नेचुरोपैथी के बारे में, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ समाहित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारी बातचीत थी जनाब मुमताज़ सादिक साहब के साथ। हमने उनके दोनों रूप दिखाए आपको, साहित्यकार के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो भी, और एक पर्यावरण के संरक्षक के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो भी हमने दिखाया। इस पूरी वीडियो को देख करके आपके मन में क्या विचार आए हैं, या आपके मन में कुछ सवाल हैं, आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने कमेंट वहां पर टाइप करके हम तक पहुंचा दें, और हम कोशिश करेंगे कि कमेंट का जवाब दिया जाए। मिलेंगे अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।